ने कहा 30 साल से। सलमान साहब अब यहाँ पर मौजूद हैं, रेहान भी मौजूद है। कथा कलामी की बात चाहूँगा। सलमान की जो 2010 की टीम थी, आपका क्या ख्याल है, ये क्यों टूट गई गोल्ड मेडल जीतने के बाद? ये अभी एक बात की सकलैन ने कि 30 से ज़्यादा वाला नहीं खेलेंगे। वो तो ये भी कहा गया कि मैनेजर और सेक्रेटरी को बैक वक्त ये दो ओहदों पर नहीं होना चाहिए, सेक्रेटरी को मैनेजर नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर बाद में सेक्रेटरी मैनेजर भी बने। 10 साल 20 साल पहले वो उस पर एतराज़ करते रहे। टीम क्यों टूटी आपकी 2010 की? उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान सबसे पहले जो है वो ये हुआ कि आपको उसके बाद एक टीम ही नहीं मिली। हम वही टीम थे 2010 में जिन्होंने सबसे पहले ओलंपिक्स के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई कर लिया था। तो उसकी टीम टूटने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि उस मैनेजमेंट में मिशेल के साथ जो लोकल मैनेजमेंट थी उसमें जो लोग थे दे वर नॉट हैप्पी कि वो फ्रंट पे नहीं आ रहे और प्लेयर्स की ज़्यादा बात की जा रही है और एक गोरे कोच को लाइमलाइट मिल रही है। तो उन्होंने जो बैकग्राउंड में पॉलिटिक्स खेली वो मुझे भी पता है, रेहान को भी पता है, हम टीम में थे तब। एंड आप देखें कि उसके बाद जब मिशेल को जिस तरह से निकाला गया, टीम तोड़ी गई, मिशेल को निकाला गया और वही लोग फिर पावर में आए कोचिंग स्टाफ में। तो ये वो माइंडसेट है जिसकी वजह से पाकिस्तान हॉकी का ये हाल हुआ है। एक अच्छी वाली टीम बनी हुई थी, हमने बड़ी उसी साल में हम वर्ल्ड कप में लास्ट बॉटम भी हमने फिनिश किया था। उसके बाद से रीबिल्ड किया हमने, दोबारा हम सारे इकट्ठे हुए एंड ऑल दैट, फिर हमने एशियन गेम्स जीती। और लेकिन वो भी इनसे हजम नहीं हुआ। इनकी मुझे जो लगता है कि इनका माइंडसेट ये है कि ये अभी भी अपनी ग्लोरी को ही आगे रखना चाहते हैं। ये आप कभी भी देख लें, कोई भी प्लेयर इंडिविजुअल भी इवन अगर सामने आता है या परफॉर्म करता है तो ये उसका नाम तक भी नहीं लेते हैं। मैंने ऐसे ऐसे कैंप किए हुए, ऐसे ऐसे मैनेजमेंट के साथ काम किया हुआ कि जब मीडिया ग्राउंड पे आता था तो वो कहते थे कि हमने प्लेयर से इंटरव्यू करना है और कोचिंग स्टाफ कहता था कि नहीं आप प्लेयर से नहीं कर सकते, आप हमसे करें। एंड देन दे स्टार्ट टेलिंग यू कि जी हम फलां सन में ये जीते, हम ये जीते, मेरे पास ये मेडल है, मेरे पास वो मेडल है, हम ये करें वो करें। हमारी ट्रेनिंग जिस दिन मीडिया में ग्राउंड में मीडिया के कैमरे ज़्यादा आते थे तो हमारा कोच हम अक्सर कैंप्स में आता था तब आता था ग्राउंड में। सो इनका माइंडसेट ये है। और 2010 की टीम टूटने की वजह भी पीछे ही वो जो हमारी इंटरनल हॉकी की पॉलिटिक्स है, एक प्रोफेशनल जेलसी है, खुद ये परफॉर्म कर नहीं सकते, ये पावर में रहना चाहते हैं, पावर में रह के लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। इन्होंने जो इवेंट जीते हुए हैं एंड दैट इज लॉन्ग टाइम अगो। और आज की हॉकी को देखा जाए और आज की जो प्रोफेशनलिज्म को देखा जाए, ये दूर दूर तक उसको मैच नहीं करते हैं। सो दैट वाज द रीजन, जो कि बड़े अफसोस की बात है कि हम अगर उसी टीम को कैरी ऑन किया जाता, कोच को रखा जाता, वी वर ऑन अ वेरी गुड ट्रैक। हम बड़ी एक पीक पे थे। हमें हमारा जो माइंडसेट मिशेल ने बनाया हुआ था एंड वी वर रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ओलंपिक्स। एंड देन ओलंपिक्स में भी तोड़ जोड़ करके ये लोग खुद चले गए एंड फिर सबने उसके बाद आप देख लें 2014 में सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला एंड लेटर ऑन आप देख लें कि पाकिस्तान हॉकी का क्या हाल हुआ। जी भट्ट साहब आप कुछ कह रहे हैं? मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ इसको, क्योंकि बात सबसे पहले तो अग्री करते हैं इस पूरी बात से कि मैं इसको थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा और इसको डिफाइन कर दूं कि ये हुआ क्यों था 2010 में। बेसिकली 2010 का फाइनल सेमीफाइनल हम जीत गए, फाइनल में हम पहुंच गए। फाइनल से 8 घंटे पहले सेक्रेटरी जनरल वहाँ पे पहुंचे हमारे पास सारा कुछ, और उन्होंने 4-5 सीनियर प्लेयर्स को बुला के $300 दिए। और $300 देने के बाद उन्होंने कहा कि ये आखिरी पैसे थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास, पीछे सब कुछ खाली है, अब आप लोगों के ऊपर है कि आप कल का फाइनल जीतो तो फिर देखो क्या नज़ारे होते हैं पाकिस्तान हॉकी के। हमने कहा ठीक है जी। अच्छा, हम लोग फाइनल जीत गए। अब फाइनल जीतने के बाद नज़ारे तो वो उन्होंने लिए, तो हमें क्या पता था कि हमने फाइनल जीतना है, सारा पैसा जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को मिल जाना है और उसके बाद हम लोगों ने ही टीम में नहीं होना। बिकॉज इसके पीछे वजह ये थी कि वो सारे कहना था कि ये आखिरी 300 सिर्फ आपके हैं, इसके बाद आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद मैं आपको ये रियलिटी है, ये ऑन एयर में बात करूं, ये रियलिटी है। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने बैठ के कहा अब तो आ गए हैं पैसे हमारे पास, अब ये जो हमारी आंखों में चुपते हैं ना, जो सामने बात करते हैं। कर्नल मुदस्सिर साहब तो सेक्रेटरी नहीं थे? नहीं, उस वक्त जो उन्होंने कहा वही सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारी आंखों में सकलैन हो गया, रेहान हो गया, सलमान अकबर हो गया, सुहेल अब्बास हो गया, वसीम हो गया, ये तो प्लेयर पावर है, ये तो हमें बोलने भी नहीं देंगे। सबसे पहले उन्होंने मिशेल को हटाया,
उसके बाद इन 5 प्लेयर्स को टीम में कैंप में भी नहीं बुलाया। मींस के उन्होंने कहा अब हम नई टीम बिल्ड करेंगे 2012 ओलंपिक्स के लिए, अपनी इनसिक्योरिटी की जी। और उसके बाद क्या हुआ, 2012 में इन्हीं सब को वापस रिकॉल किया गया, इन्हीं प्लेयर्स को जब वापस रिकॉल किया गया तो हमारा क्या कसूर था कि हम 1.5 साल इंटरनेशनल हॉकी से दूर रहे, गोल्ड मेडल जीतने के बाद। जी, गोल्ड मेडल जीतने के बाद। और उसके बाद 2012 की टीम में आप यकीन करें सिर्फ वो 2010 की टीम ना टूटती और वो 2012 तक चलती तो कोई बड़ी बात नहीं थी पाकिस्तान ओलंपिक्स का कोई मेडल लेके आता। तो ये खुद ये नहीं चाहते कि वो ये चाहते हैं कि सिर्फ हम पावर में बैठे रहे। थिंक टैंक जो अल्टीमेटली जो कहने का मकसद कि जो थिंक टैंक है ना, वो मैनेजमेंट इज वेरी पुअर फ्रॉम पाकिस्तान। क्यों उन्होंने टूर्स में हो तब वो मैचेस अरेंज नहीं कर सकते। पाकिस्तान 2012 के जो भारत में वर्ल्ड कप ना पार्टिसिपेट कर सका, इतने बड़े हमारे जो सेक्रेटरी साहब थे जो अपने आप को जो है वो हॉकी का किंग कहते हैं, वो वीजे अरेंज नहीं कर सके। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गया। मतलब थिंक टैंक में थिंकिंग एबिलिटी नहीं। 2006 में भी ऐसा ही हुआ कि हम वर्ल्ड कप में जो है वो 5वें नंबर पे आए, उसके साथ एशियन गेम थी। तो हमारे जो शनाज शेख साहब थे वो उस वक्त पावर में आ गए और लेके भी हम ही आए गलती से। उस वक्त जो है वो मैनेजमेंट चेंज, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लेयरों को निकाल दिया बीच में से। तो हम एशियन गेम, मैंने उनको समझाया भी, अब जमाली साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो हमारे जो है वो प्रेसिडेंट थे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखिए मैं सेंटर हाफ खेल रहा हूँ, मेरे सामने जितने भी ये फॉरवर्ड्स हैं मैं इनको पास देता हूँ, ये बेस्ट प्लेयर होते हैं, ये टॉप स्कोरर होते हैं, आप देखें इनके गोल तो देखें। मैंने कहा आप मुझे निकाल देंगे, मैं बैक बॉल कभी आपका दिल नहीं करता था कि रेहान को पास दें, खुद ही आप चाइना से भी हार जाएंगे। मैंने चैलेंज किया था जमाली साहब को, जो शनाज शेख साहब कहते नहीं यार हम भी ऐसे ही करते थे जब खेलते थे ना, हम छोड़ा तो हम भी यही कहते थे कि यार हमारे बगैर टीम नहीं चले। मैं कहा वो जमाना और सारे 11 अच्छे थे, अभी हमारे 5-6 प्लेयर अच्छे हैं, बाकी तो नहीं इतने अच्छे। हम चाइना से फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में पाकिस्तान हार गया था एशियन गेम में, सेमीफाइनल। तो ये इस तरह के जो है थिंक टैंक जो है वो एक कह लें कि थिंक टैंक बड़ा एक जो है वो बड़ा प्रोफेशनल तरीके से, ये नहीं कि उनकी ग्लोरी साथ, जिस तरह सलमान ने कहा कि वो अभी तक वो 1986 का गोल्ड मेडल साथ लिए बैठे हैं, जी हमारे पास ये गोल्ड मेडल है, 94 का भी। ये देखिए थिंक टैंक्स का तो मसला है। एक मसला और जो कि बिकॉज वक्त का मुकाबला, सलमान आपकी तरफ मैं जरूर आना चाहूंगी। इतनी दूर बैठ के जब आप पाकिस्तान टीम के गोलकीपर्स को देखते हैं, हमने नेशंस कप में भी देखा, अभी अंडर 18 में भी जो है आपको गोलकीपर कोई अच्छा नहीं मिल रहा, कोई आपको दिल में कुछ अजीब सा होता है कि क्या पाकिस्तान हॉकी में अब ये गोलकीपर्स हैं, अपने आप को ब्लेम करते सलमान कभी कि मैं सिखा देता यार? ब्लेम नहीं, अफसोस होता है, बिल्कुल होता है। ब्लेम मैं अपने आप को क्यों करूं? इट्स नॉट माय जॉब टू क्रिएट और ब्रिंग अप गुड गोलकीपर्स इन पाकिस्तान। ये भी एक बड़ी पूरी गेम में एक वाहिद पोजीशन है जो कि बड़ी स्पेसिफिक है, और इस पे आप देख लें कि कोई कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। अगर आप देखें कि मेरे बाद इमरान भट्ट आया था, उसने थोड़ा सा उसका लंबा करियर हुआ था, उसके बाद आप गोलकीपर्स की आप परफॉर्मेंस देखें रिसेंट पास्ट में भी तो बड़ी बड़ी डिसअपॉइंटिंग है। एक आधा मैच वो उसमें थोड़ा परफॉर्म कर जाएंगे, बट इन जनरल आप टूर्नामेंट बाय टूर्नामेंट देखें तो कोई प्रोमिनेंट परफॉर्मेंस पाकिस्तान के गोलकीपर्स की नहीं आई। उसकी वजह मेरे ख्याल में ये है कि आप गोलकीपर्स तो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकें, लेकिन आप कोई गोलकीपर ट्रेनर ही नहीं प्रोड्यूस कर सकेंगे पाकिस्तान में। आज भी अगर आपका जो कोचिंग स्टाफ है उसमें अगर आप कोई भी गोलकीपर ट्रेनर कभी कोई नाम सुनने को मिल जाता है तो मुझे याद करना पड़ता है कि ये बंदा कहाँ का है, इसने कभी गोलकीपिंग किया है या इसका बैकग्राउंड क्या है गोलकीपर ट्रेनर का। सो ये भी एक फेडरेशन का ही काम है, लेकिन आप कभी देख लें आपको कोई प्रोफेशनल गोलकीपर ट्रेनर पाकिस्तान में कभी भी, जब मैं खेलता था 2004 में रोलन जेनसन आया था, एंड दैट वाज मैं उस साल में मुझे अच्छी तरह से याद है, आई वाज थिंकिंग कि मैं जस्ट क्विट करूं, मेरा कुछ फ्यूचर नहीं मुझे नजर आ रहा था। बट व्हेन ही केम, वो एक प्रोफेशनल गोलकीपर ट्रेनर था, उसने मुझे ट्रेनिंग कराई एंड देन आई नेवर लुक बैक। उससे पहले जब मेरी जो बेसिक्स हैं वो शाहिद अली खान थे, उन्होंने जितनी मेरे पे काम किया, बट वो एक पुराने स्टाइल की ट्रेनिंग थी, लेकिन उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो इन जनरल मैं आपको ये कहूँगा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अगर ये जो फाइनेंस और पॉलिटिक्स और पावर गेम खेलना बंद करे और इन चीज़ों पे ध्यान दे। आप आज देख लें नेशन कप में जो कोचिंग स्टाफ है, आपने हेड कोच का सिर्फ काम होता है कि उसने मैच प्लान करना है, उसने ट्रेनिंग शेड्यूल करनी है, उसके साथ ट्रेनर होते हैं, स्टाफ होता है, पाकिस्तान हॉकी के साथ भी है। आपने सारी की सारी जिम्मेदारी हर चीज ताहिर जमान को करनी पड़ती है। उन्होंने
हर चीज के लिए एक अलग वो होना चाहिए। एक आखिरी एक छोटा सा कमेंट मैं सकलैन साहब से लेना चाहती हूँ, बिकॉज़ लास्ट 50 सेकंड्स अभी जो पाकिस्तान टीम के 2 साल से कोच है वो सियालकोट के, वो हमारे जो जी क्या नाम उनका, साबर। देखिए ना ही हॉकी खेले हुए, ना ही उनका कोई कैरियर, गोलकीपर कोच है, और गोलकीपर पाकिस्तान टीम में कोच है क्योंकि सियालकोट के हैं। और ये टोटल डिसीजन 20 सालों में, देखिए मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि ये जितने भी थिंक टैंक और ये निचोड़ है ना, एक ही बंदे जो है वो कर रहा है। आसिफ बाजवा साहब सेक्रेटरी रहे हैं, अभी भी वही ये सारे प्लान कर रहे हैं।